गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज जो टॉपिक इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो बीएससी पार्ट 3 के पेपर एनिमल फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का है। तो आज हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म के बारे में। हिंदी में इसे हम रक्त स्कंदन क्रियाविधि कहते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा क्वेश्चन ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म पर पूछा जाता है। तो डिस्कस करते हैं ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म के बारे में। तो शुरुआत में हम डिस्कस करेंगे कि एक्सीडेंटली जब शरीर की कोई ब्लड वेसल या रुधिर वाहिनी डैमेज हो जाती है या रप्चर हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो उस समय उस क्षतिग्रस्त रुधिर वाहिनी से ब्लड का लॉस होने लगता है। तो उस डैमेज या क्षतिग्रस्त रुधिर वाहिनी से ब्लड के लॉस को रोकने की जो पूरी प्रोसेस होती है उसे हम हीमोस्टैसिस के नाम से जानते हैं। अगर मैं थोड़ा सरल रूप में कहूं, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस फ्रॉम रप्चर ब्लड वेसल इज कॉल्ड हीमोस्टैसिस। हिंदी में कहें तो क्षतिग्रस्त रुधिर वाहिनी से रुधिर के या रुधिर की हानि को रोकना हीमोस्टैसिस कहलाता है। अच्छा, जब भी हीमोस्टैसिस की प्रोसेस होगी तो उस समय 3 स्टेजेस या 3 घटनाएं वहां पर होगी। मैंने यहां मेंशन किया है, जो फर्स्ट इवेंट है वो है आपका वैसो कंस्ट्रिक्शन। अभी डिटेल पढ़ेंगे। अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो जो ब्लड वेसल डैमेज हुई है या रप्चर हुई है, क्षतिग्रस्त हुई है, उसमें संकुचन होगा। सेकंड जो इवेंट होगा वो है प्लेटलेट प्लग का निर्माण। तो हमारा जो ब्लड है उसमें 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट है। इरिथ्रोसाइट जिसे आरबीसी कहा जाता है, ल्यूकोसाइट जिन्हें हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, और थ्रोम्बोसाइट जिन्हें पॉपुलरली प्लेटलेट कहा जाता है। तो जो सेकंड इवेंट है हीमोस्टैसिस का वो है प्लेटलेट प्लग का निर्माण। और फाइनली जब ये 2 काम हो जाएंगे तो लास्ट में ब्लड की क्लॉटिंग होगी या ब्लड का कोएगुलेशन होगा। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो एक्चुअल में हीमोस्टैसिस का जो 3rd स्टेज है या 3rd इवेंट है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि जब हीमोस्टैसिस होगा तो उसकी जो ये 3 इवेंट है उनमें एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहला काम है, हमने पिछले स्लाइड में भी डिस्कस किया था, सबसे पहले वैस्क्यूलर स्पैज्म। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम एक ब्लड वेसल की स्ट्रक्चर को देखें
तो उस ब्लड वेसल की यानी रुधिर वाहिनी की जो भित्ति है उसमें स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है। और ये जो मसल्स हैं, इन मसल्स में ऐठन या इन मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होती है। इसी प्रोसेस को हम वेस्क्यूलर स्पैज्म कहते हैं और इसके कारण इन पेशियों में संकुचन होता है और इस प्रोसेस को वैसोकंस्ट्रिक्शन कहा जाता है। अब होगा क्या वैसोकंस्ट्रिक्शन होने से कि जो डैमेज ब्लड वेसल है या जो ब्लड वेसल रप्चर हो गई है, क्षतिग्रस्त हो गई, तो उन ब्लड वेसल की स्मूथ मसल्स में संकुचन होगा और इसके कारण, संकुचन होने के कारण उन ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, रुधिर का प्रवाह थोड़ा धीमा हो जाएगा। तो जो ब्लड का लॉस होना है वो उस रेट से नहीं होगा, क्योंकि वेस्क्यूलर कंस्ट्रिक्शन के कारण उस पर्टिकुलर ब्लड वेसल में ब्लड का फ्लो डिक्रीज या कम हो गया, धीमा हो गया है। ये फर्स्ट स्टेप थी। नंबर 2, अच्छा, ये जो वेस्क्यूलर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट इवेंट की बात की, ऐसा 2 तरीकों से हो सकता है। कि पहला तरीका तो ये है जिसको हमने कहा है लोकल मायोजेनिक स्पैज्म। इसका मतलब ये है कि जिस ब्लड वेसल में कोई डैमेज हुआ है वहीं की स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि जब कोई ब्लड वेसल रप्चर हुई तो वहाँ के जो टिश्यूज हैं उनमें नर्वस रिफ्लेक्सेस उत्पन्न होते हैं, यानी पेन हुआ, उस पेन या उस दर्द के कारण नर्व रिफ्लेक्सेस उत्पन्न हुए और उसके कारण भी वेस्क्यूलर कंस्ट्रिक्शन की प्रोसेस हो सकती है। तो 2 तरीके हैं कि जो वेसल डैमेज हुई है लोकली उसमें कंस्ट्रिक्शन हो जाए, या पेन के कारण नर्व रिफ्लेक्सेस आए तब भी वेस्क्यूलर कंस्ट्रिक्शन की प्रोसेस हो सकती है। अब हम बात करेंगे प्लेटलेट प्लग के निर्माण की। तो सीधी सी बात है, इस प्रोसेस में थ्रोम्बोसाइट या जो प्लेटलेट्स हैं, बिंबाणु जिन्हें हम कहते हैं, वो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। होता क्या है कि थ्रोम्बोसाइट्स में ऐसी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है कि वो कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करेगी जो चिपकने का गुण या स्टिकी प्रॉपर्टी रखते हैं। तो वो आपस में एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। जहां डैमेज हुआ है, कोई घाव हुआ है ब्लड वेसल में, उसकी वाल के साथ भी ये चिपक जाएंगे। इसके अलावा जो ब्लड वेसल रप्चर हुई है वहां पर प्लेटलेट्स आकर चिपक गई। इसके अलावा कुछ कोलेजन फाइबर भी वहां आकर एक्सपोज होंगे। तो इन सब ने मिलकर, लेकिन स्पेशली रोल थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स का है, तो इन्होंने वहां पर एक टेम्परेरी प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पर एक्चुअल में कोएगुलेशन या क्लोटिंग की प्रोसेस होनी है। तो क्लॉटिंग कहां पर हो, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म प्लेटलेट प्लग के रूप में बना और जिसका निर्माण प्लेटलेट्स ने किया है। तो प्लेटलेट की जो प्रॉपर्टी है कि उन्होंने स्टिकी केमिकल्स रिलीज किए, वो इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अब फाइनली हम डिस्कस करेंगे कोएगुलेशन या क्लोटिंग के ऊपर। ये हीमोस्टेसिस का 3rd स्टेप है या लास्ट पार्ट है। क्या होगा इसमें? ये एक बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और एक कास्केड की तरह काम करती है, जिसमें कई सारे फैक्टर पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को एक्टिवेट करता है, दूसरा
तीसरे फैक्टर को एक्टिवेट करता है, और इस तरह से एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होगा और ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारा टॉपिक है, ब्लड क्लॉटिंग या कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, और ये एक्चुअल में हीमोस्टेसिस की थर्ड इवेंट या थर्ड स्टेप है। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले पार्ट में ब्लड क्लॉटिंग के कंप्लीट मैकेनिज्म के बारे में। ओके, यहां पर मैंने सबसे पहले दो चीजें डिस्कस की है कि हमारा जो ब्लड है उसमें दो डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, दो विपरीत प्रकार के कारक पाए जाते हैं। अच्छा, इनमें से कुछ फैक्टर्स तो ऐसे हैं जो ब्लड कोएगुलेशन या ब्लड की क्लॉटिंग को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं, उसका अपोज करते हैं। तो ऐसे जो फैक्टर हैं जो ब्लड की क्लॉटिंग को रोकते हैं उन्हें एंटी कोएगुलेंट्स कहा जाता है। ये सेकंड नंबर पे मैंने लिखा हुआ है। हिंदी में इन्हें हम रक्त प्रतिस्कंदक कारक कहा जाता है। तो अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा ही कॉमन एंटी कोएगुलेंट हिपेरिन है, जो मास्ट कोशिकाएं हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनके द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। और हिपेरिन क्या करता है? एंटी कोएगुलेंट है। तो जब ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो हो रहा है, किसी भी प्रकार का वेसल में कोई डैमेज नहीं हुआ है, तो उस समय क्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए। तो हिपेरिन ब्लड की क्लॉटिंग को रोकेगा, उसे नहीं होने देगा। अच्छा, इसी प्रकार लेबोरेटरीज के अंदर, ब्लड बैंक के अंदर भी ब्लड को बिना क्लॉट किए स्टोर करके रखा जाता है। तो ऐसा ही एक कॉमन एंटी कोएगुलेंट ईडीटीए है, सोडियम या पोटेशियम सिट्रेट हैं। ये सब एंटी कोएगुलेंट्स के एग्जाम्पल है। तो ये ऐसे फैक्टर हैं जो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस का अपोज करते हैं, उसे रोकते हैं। ओके, सेकंड, कुछ फैक्टर ऐसे भी हैं जो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस को एक्टिवेट करते हैं, उसे ऑपरेट करते हैं। तो ऐसे फैक्टर से वो कोएगुलेंट या उन्हें हम कॉमनली प्रो कोएगुलेंट के नाम से जानते हैं। साइंटिस्ट ने ऐसे 13 फैक्टर आइडेंटिफाई किए हैं ब्लड में जो प्रो कोएगुलेंट्स की कैटेगरी में आते हैं और ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस के लिए एसेंशियल आवश्यक होते हैं। अब ब्लड की क्लॉटिंग कब होगी, कब नहीं होगी, ये डिपेंड करेगा कि कोएगुलेंट यानी प्रो कोएगुलेंट वो डोमिनेंट है या एंटी कोएगुलेंट डोमिनेंट है। तो जब कोई ब्लड वेसल रप्चर नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में है, किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं हुआ है, तो जनरली एंटी कोएगुलेंट्स डोमिनेंट कंडीशन में रहते हैं। लेकिन जब कोई ब्लड वेसल रुधिर वाहिनी क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उस समय प्रो कोएगुलेंट्स डोमिनेंट कंडीशंस में आ जाते हैं। यहां पर मैंने एक टेबल यहां मेंशन की है आपके सामने। ये वो 13 फैक्टर हैं जो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, सम्मिलित होते हैं। मैंने नाम मेंशन किए हैं। कुछ ब्लड की प्लाज्मा के प्रोटीन हैं, कुछ आयन हैं। तो यहाँ पर मैंने नाम दिए हैं। फाइब्रिनोजन वो फैक्टर फर्स्ट है, प्रोथ्रोम्बिन सेकंड फैक्टर है, थ्रोम्बोप्लास्टिन थर्ड फैक्टर है, कैल्शियम आयन फोर्थ फैक्टर है, फिफ्थ है वो लेबाइल फैक्टर है। ठीक है, 6 नंबर फैक्टर को वर्तमान में मान्यता नहीं है क्योंकि इसकी उपस्थिति अभी तक मानी नहीं गई है। 7th नंबर पे स्टेबल है, 8th नंबर पे एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है, 9th में क्रिसमस फैक्टर है, 10th पे स्टुअर्ट है। इस तरह से ये 13 टोटल फैक्टर है जिन्हें अभी तक आइडेंटिफाई किया गया है।
तो आप सभी लोग प्रयास करें कि इनके नाम याद कर सकें। अगर नाम याद ना रहे तो हम रोमन में इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 से लेकर 13 तक, तो रोमन संख्या में इन्हें लिखा जा सकता है। तो यहां पर अभी इस स्लाइड में हमने डिस्कस किया प्रोकोएगुलेंट्स के बारे में और एंटी कोएगुलेंट्स के बारे में। ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैंने एक जनरल मैकेनिज्म, एक बेसिक मैकेनिज्म को यहां पर दिया है कि जब भी ब्लड क्लॉटिंग होती है तो उस समय क्या चेंजेस होते हैं। तो मोटे रूप से अगर बात करें ब्रॉड लेवल पे, तो यहां पर ये 3 चेंजेस होंगे, जिसमें पहला चेंजेस है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण होगा। सेकंड है, ये एक्टिवेटर क्या करेगा, बाद में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देगा, और बाद में थ्रोम्बिन एक एंजाइम का काम करेगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देगा। मैंने पहले भी मेंशन किया था, कंप्लीट ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस एक कॉम्प्लेक्स कास्केड के रूप में काम करती है, जिसमें एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को अफेक्ट करता है और इस प्रकार ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। यहां पर मैंने एक बेसिक मैकेनिज्म एक चार्ट के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। समझते हैं इसको कि प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन है। आपने पढ़ा भी होगा 12th स्टैंडर्ड तक। बेसिकली 4 टाइप की प्रोटीन प्लाज्मा में होती है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ओके, यहां पर स्पेशली छोटी क्लासों में हमने पढ़ा भी है कि प्रोथ्रोम्बिन और जो फाइब्रिनोजन है, ये ऐसी 2 प्रोटीन हैं जो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है। अभी मैंने जो फैक्टर डिस्कस किए थे पिछली वाली स्लाइड में, वहां पर भी हमने इनका जिक्र किया था। तो ये दोनों प्लाज्मा की प्रोटीन है, लीवर में सिंथेसाइज होती है, यकृत की कोशिकाएं इनका संश्लेषण करती हैं। ये बात भी याद रखनी है, इनके संश्लेषण के लिए हमें आवश्यकता होती है विटामिन के की। तो ध्यान रखना है कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन के सिंथेसिस के लिए आवश्यक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस के लिए आवश्यक है। तो याद रखना है विटामिन के इज एसेंशियल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस बिकॉज दैट विटामिन is participate in synthesis of prothrombin and fibrinogen plasma protein in liver. ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस कैसे होती है उसके ऊपर। कि होता क्या है कि प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन है, जैसे ही कोई ब्लड वेसल रप्चर हुई तो ब्लड वेसल रप्चर होते ही ब्लड वेसल की जो एंडोथीलियल है, जो इनर लेयर है रुधिर वाहिनी की, वो और मास्ट सेल वो भी डैमेज हो जाती है। तो ये क्षतिग्रस्त मास्ट कोशिकाएं, क्षतिग्रस्त रुधिर वाहिनी की एंडोथीलियल मेम्ब्रेन एक थ्रोम्बोप्लास्टिन करके एक फैक्टर को रिलीज करती है, और वो क्या करेगा, कैल्शियम की प्रेजेंस है और इस तरह से प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन में। तो यहां पर एक प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना। हमने यही कहा था पहला परिवर्तन ही ये होगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनना चाहिए। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जब बनेगा तभी प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा। यहां तक ठीक। तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के बनने में थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम का रोल है, और भी कुछ फैक्टर पार्टिसिपेट करें, आगे डिस्कस करेंगे। जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में एक्टिवेट हुआ, वो क्या करेगा, सेकंड स्टेप में आएगा और वो क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के मोनोमियर में चेंज करेगा। फिर कैल्शियम की प्रेजेंस में फाइब्रिन के फाइबर या नेटवर्क, एक जाली जैसी संरचना बनेगी।
जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और भी जो उपयोगी पदार्थ है सब अटक जाएंगे और ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी। इस क्रिया में बहुत कम समय, कुछ मिनट्स लगते हैं इस प्रोसेस में। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल चार्ट के द्वारा वो जो 3 इवेंट थी, 3 जो परिवर्तन थे जो पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किए थे, उनको यहाँ हमने रिप्रेजेंट किया है कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन जाए पहले, फिर प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बन जाए और लास्ट में फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन का फाइबर बन जाए। ओके, यहाँ पर इस लास्ट स्लाइड में मैंने थोड़ा सा डिटेल डिस्कस किया है कि जो फर्स्ट प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस का मतलब कि जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये बनेगा तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदलेगा एंड देन थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इसका, वो है आपका प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण। तो यहां पर हमने 2 मैकेनिज्म दिए हैं। एक येलो में मैंने जो दिया है वो इंट्रिंसिक पाथवे है और एक जो वॉयलेट में दिया है हमने वो एक्सट्रिंसिक पाथवे है। तो इन दोनों ही पाथवे से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण होता है। तो यहां पर कुछ फैक्टर्स मैंने बताए हैं कि किस तरह से एंडोथीलियल डैमेज हुई इंट्रिंसिक पाथवे को देखें। एंडोथीलियल मतलब क्षतिग्रस्त रुधिर वाहिनी की सबसे आंतरिक परत है वो, उसके डैमेज होने से कुछ फैक्टर रिलीज हुए। उन फैक्टरों के रिलीज होने से अंत में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण होता है। इसी प्रकार जब एक्सट्रिंसिक पाथवे होगा तो वहां पर भी जो मास्ट सेल है, क्षतिग्रस्त टिश्यू है, ऊतक है, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं। वो भी कुछ फैक्टर के साथ, कैल्शियम वगैरह के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण करता है। आगे की स्टेप्स हैं हमें, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनने के बाद वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। थ्रोम्बिन बन गया एक बार, एंजाइम का काम करेगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा और एक बार जब फाइब्रिन बन जाएगा, कैल्शियम उसे स्टेबल करेगा और इस प्रकार एक जाल जैसी संरचना बनी जिसके अंदर ब्लड क्लॉट हो जाएगा। यहां तक ठीक आपको प्रोसेस पूरी समझ में आई होगी। अच्छा, इतना होने के बाद हम देखते हैं कई बार ब्लड क्लॉट हो गया, उसके बाद भी एक लिक्विड, एक तरल निकलता रहता है जिसे हम सीरम कहेंगे, जिसमें किसी भी प्रकार की प्लाज्मा की कोई प्रोटीन नहीं होगी, कोई ब्लड सेल नहीं होगी। तो प्लाज्मा विदाउट प्लाज्मा प्रोटीन, उसे हमने सीरम कहा है, वो उस समय निकलती रहती है। तो यहां तक आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अच्छा, इसी से एक चीज जुड़ी हुई है, वो भी हमें ध्यान रखनी चाहिए, वो है हीमोफीलिया। पढ़ा होगा आपने, हीमोफीलिया को हम ब्लीडर्स डिजीज या ये जो रॉयल डिजीज है ब्रिटेन के शाही परिवार की, हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है ये एक। इस डिजीज में क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस संभव नहीं हो पाती और ऐसा इसलिए होता है कि एक फैक्टर की हम बात करते हैं, मैंने यहाँ पर चार्ट दिया था फैक्टर का। तो एक फैक्टर है, उस फैक्टर के नहीं बनने से या जीन में डेफिशिएंसी आई, कोई म्यूटेशन हुआ, तो वो पर्टिकुलर जो फैक्टर है वो सिंथेसाइज नहीं हुआ और उस फैक्टर के नहीं बनने से एक्सीडेंट के समय ब्लड की क्लॉटिंग संभव नहीं हो पाती। इस डिजीज को हीमोफीलिया कहते हैं। तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं उन्हें एंटी हीमोफिलिक फैक्टर का एक इंजेक्शन दिया जाता है ताकि एक्सीडेंट के समय ब्लड की क्लॉटिंग हो पाए और ऐसे पेशेंट की डेथ ना हो पाए। तो इस पे भी क्वेश्चन बनता है हीमोफीलिया के बारे में भी। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर करें और अभी तक अगर आपने गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंपलसरीली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स को कहें जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर में पढ़ते हैं कि चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।